वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल मैंने क्या कहा था आपको कि इस इंसिडेंट की मीडिया कवरेज वो नहीं है, इससे ज्यादा कवरेज तो सुशांत के मरने पे थी। वो कौन है? ये चीज शो करती है कि क्या चीज प्रायोरिटी है क्या नहीं। ये मेंटेलिटी को शो करती है। कल है जी, ये ना वही मैं कल बात कर रहा था कि ये चीजें इंटेंशनली ये माइंड में डिवाइड क्रिएट किया जाता है और इन्हीं चीजों को यूटिलाइज करके फिर उन दिमागों को इस्तेमाल किया जाता है। किसी नेग्लेक्टेड, किसी नफरत को उभारा जाता है और फिर किसी को उन्हीं में से निकलेगा कुछ। कल सवाल लिखवाया था मैंने और उसमें मैंने रिक्वायरमेंट नहीं लिखी थी। लिखे रिक्वायरमेंट ए लिखे, दो सवाल होमवर्क दिए थे शायद। कोई मसला है तो बताएं। करना था तो मसला होना था। जो मुझे लगता था मैंने पहले ही बता दिया था, फिर भी अगर कुछ पूछना है तो वह पूछेंगे तो ही पता चलेगा, नहीं पूछ रहे कोई मसला नहीं। रिक्वायरमेंट ए लिखिए। कैलकुलेट OAR पर यूनिट, calculate OAR per unit for each product. Calculate OAR per unit for each product using, repeat कर रहा हूँ, calculate OAR per unit for each product using a single OAR, using a single OAR per direct labor hour, per direct labor hour. नहीं नहीं नहीं, नहीं पर मशीन आर, मशीन आर, सिंगल OAR पर मशीन आर। रिक्वायरमेंट दोबारा सुन लीजिए, कैलकुलेट OAR पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, क्या, यूजिंग अ सिंगल OAR पर मशीन आर।
पार्ट बी, calculate OAR, calculate OAR per unit for each product, calculate OAR per unit for each product. After allocating overheads to product, TO2 product. पार्ट बी दोबारा बता रहा हूं, कैलकुलेट OAR पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट आफ्टर एलोकेटिंग ओवरहेड टू प्रोडक्ट. मुझसे रिक्वायर्ड है, मैं करता हूं, हमसे बल्कि मिल मिला के. पार्ट ए में कहा है कि एक सिंगल OAR पर मशीन आर निकालना है. तो कैसे निकालें? सिंगल मतलब जो दोनों के लिए मिला के कंबाइंड एक ही है. तो टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आर. पार्ट ए कर रहा हूं, सिंगल OAR पर मशीन आर, टोटल ओवरहेड कितने, सारे ओवरहेड का टोटल कर लें. और 40,000 डिवाइडेड बाय सारे आर का टोटल कर लें, 5,000. कितना? 88 पर मशीन आर. इस फैक्ट्री में जब काम होगा, मशीन 1 घंटा चलेगी तो 88 रुपए के ओवरहेड होंगे. इस सेंटेंस पे गौर करते हुए और OAR पर यूनिट निकालना है, ट्राई करें. ए और बी दोनों का अलग अलग OAR पर यूनिट निकालना है. सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, मशीन 1 आवर चलेगी तो 88 रुपए के ओवरहेड होंगे. अब इसको गौर करें और प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी अलहदा अलहदा OAR पर यूनिट बताएं. सोचें. अगर मशीन 1 आवर वर्क करती है तो 88 रुपए के ओवरहेड आएंगे. तो हमें प्रोडक्ट ए बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 2. कैसे? कितने टोटल यूनिट्स बजट किए हैं हमने? प्रोडक्ट ए की बात कर रहा हूं. और 1000 यूनिट्स बनाने के लिए टोटल कितने घंटे लगेंगे? तो फिर एक कैसे? कितने टोटल यूनिट्स बजट किए हैं हमने? प्रोडक्ट ए की बात कर रहा हूं. और 1000 यूनिट्स बनाने के लिए टोटल कितने घंटे लगेंगे? तो फिर एक के लिए 2 घंटे लगेंगे ना. तो प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे मशीन चलेगी और 1 घंटा चलेगी तो 88 रुपए खर्च होंगे. तो 2 घंटे चलेगी तो OAR पर यूनिट. ए के लिए 2
इंटू 88, और इसी तरीके से बी, एक यूनिट के लिए कितने मशीन आवर्स चाहिए? 1.5, और 1 घंटा चलेगा तो 88 रुपए। 176, 130। ये 2 और 1.5 जिसको समझ नहीं आया दोबारा सुन लें। हमने प्रोडक्ट ए के टोटल कितने यूनिट्स बजट किए हुए हैं? 1000, और इसके लिए टोटल टाइम कितना सोचा है? 2000। इसी तरह बी के लिए यूनिट्स कितने बजट किए हुए हैं? बी के लिए 2000, और इसके लिए टोटल घंटे कितने सोचे हैं? 3000। ये यहां से निकला है 2 और 1.5। अभी भी समझ नहीं आया। मैं पहले इसको पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार जिक्र करता रहता हूँ, पूरी कॉस्ट में फिर जिक्र करता रहूंगा, क्योंकि अभी आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, ये बहुत कीमती बात। ये है 88 रुपए पर आर। अगर मैंने इस 88 रुपए को 88 पर आर, इससे आंसर क्या लाना है मुझे? रुपीज पर यूनिट। जो आंसर लाना है वो रुपीज पर यूनिट में लाना है। 3000 को 2000 से डिवाइड करूं कि 2000 को 3000 से डिवाइड करूं? क्यों? क्योंकि 3000 बड़ा है। ये है रुपीज पर आर। मैं इसको आर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो आर्स कैंसिल होकर रुपीज पर यूनिट बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपको इस चैप्टर में पिछले में खास लिफ्ट नहीं करा रही, ये जरूरी है कॉस्ट के लिए। आपको कौन सी फिगर को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रिलेशन। अगर 88 पर आर है तो इसको मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि आर्स पर यूनिट होगी, तो ही तो आर्स कैंसिल होके ये बचेगा। तो मुझे क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए? आर्स पर यूनिट। तो आर्स पर यूनिट 2000 डिवाइडेड बाय 1000, 2 निकलेंगे 2 आर्स पर यूनिट। अगर मैंने 1000 बाय 2000 कर दिया तो वो बन जाएगा 0.5। 0.5 क्या? यूनिट्स पर आर। अगर मैं 2000 डिवाइडेड बाय 1000 कर रहा हूं और ये 2000 आर्स हैं और 1000 यूनिट्स हैं, तो ही तो आंसर 2 आर्स पर यूनिट निकल रहा है। अगर मैं इसको 1000 यूनिट डिवाइडेड बाय 2000 आर्स कर देता तो आंसर यूनिट्स पर आर निकल आता। तो बड़े को छोटे से डिवाइड नहीं करना हमेशा। अगर आप इससे ये सीख रहे हैं कि बड़े को छोटे से डिवाइड करना, नहीं, हमें क्या रिलेशन यहां चाहिए? हमें आर्स पर यूनिट लिखना है यहां। तो इसके हैं 2, ये 2, और इसी तरीके से प्रोडक्ट बी, उसके भी आर्स पर यूनिट चाहिए। आर्स पर यूनिट 3000 डिवाइडेड बाय 2000, ये 1.5। तो पार्ट ए में क्या किया कि पहले हमने एक OAR निकाल लिया किसी भी बेस पे, चाहे वो मशीन आर हो, चाहे वो डायरेक्ट लेबर आर हो, एक बार निकाल लिया। उसके बाद इसको इस्तेमाल करके OAR पर यूनिट में कन्वर्ट किया। ये पार्ट ए है। ये जो मैंने यहां किया है, ये समझ आया? अगर तो रिक्वायरमेंट पार्ट ए की वर्डिंग की अंग्रेजी पढ़ें, और जो कल लिखवाया था उसमें मेथड 1 की अंग्रेजी पढ़ें। कल नहीं समझाया था, अब समझाया।
अच्छा ये जो टेस्ट था, ये इस वक्त जो मेरे सामने कागज आया है, ये है तो शदीद बेइज्जती करने वाला। और वो कभी कभार ऐसा होता है कि इतने शदीद गुस्सा आ जाता है कि पूरा लेक्चर बेइज्जती में गुजार देता हूँ, फिर बाद में पता चलता है कि मार्किंग में मसला। तो इसलिए मैं अभी बेइज्जती नहीं कर रहा, इस जिल्लत को कल पे पेंडिंग कर लें। आप अपने सोल्यूशन वापस लें और इसका सोल्यूशन कॉपियर के पास अपने जो आपने टेस्ट दिए थे वो वापस लीजिए, सोल्यूशन देखें। अगर किसी को मार्किंग में मसला है तो वो बताए। हो सकता है मार्किंग में मसला, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग के सवालों की मार्किंग है ना, वो बहुत मुश्किल काम होती है। क्योंकि टीए तो आप ही की तरह का है, मैं ये नहीं कि उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ, आप ही की तरह का है, और उसको ये अंदाजा नहीं होगा कि ये जो स्टूडेंट ने तरीका किया है, क्या अल्टरनेटिवली ये भी ठीक था कि नहीं ठीक था। इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट ने वर्किंग करते हुए कुछ 2-3 फिगर्स को मर्ज करके ब्रैकेट में शो कर दिया, और मैंने इसके सोल्यूशन में जो बनाया था, जो टीए को दिया था, उसकी 3 लाइनें अलग अलग लिखी हुई थी, और हर लाइन का अगर मैंने लेट से आधा आधा नंबर रखा था, तो स्टूडेंट ने वो 3 काम किए हैं लेकिन मिला के एक ब्रैकेट में कर दिए, तो टीए को समझ नहीं आएगी इसको नंबर कैसे देने। तो ये मार्किंग मसला हो सकता है। टीचर मार्किंग करें, टाइम नहीं, पॉसिबल नहीं। तो इसलिए टीचर जो असिस्टेंट आपके पेपर मार्क कर रहा है, कोशिश तो यकीनन अपनी तरफ से पूरी कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको जलील करना एक दिन पेंडिंग कर रहा हूँ। आप सोल्यूशन ले लें, सोल्यूशन चेक कर लें, आप देख लें कि क्या वाकई मार्किंग में मसला है, तो बेटा उसको कहीं ठीक कर देगा। उसे अगर से नंबर काटे हैं ना, तो फिर वो लड़ने को नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि जाके गिरबान पकड़ने नंबर तूने काटे गए थे। अगर आप कन्विंस्ड हैं कि नंबर नहीं कटने बनते, बात करिए। कहाँ होंगे भाई अवेलेबल ये रूम में? तो आपको अगर मार्किंग में मसला है तो आप बात कर लीजिए, आपके अगर मार्क्स बढ़ते होंगे वो बिल्कुल बढ़ाएगा। इसके अलावा हर टेस्ट में मैं यही तरतीब रखूंगा कि आप टेस्ट का सॉल्यूशन लें, उसको देखें, समझें, क्योंकि टेस्ट ऐसा नहीं है, ये टेस्ट वो नेकी नहीं है जो करके दरिया में डाल देनी होती है। ये आपकी सीखने का हिस्सा है, ये होमवर्क की तरह की चीज है। आप इसको करें, नई नंबर आए तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं क्या किया टेस्ट में, और अच्छे नंबर आ गए तो भी इग्नोर नहीं करना। आप इसका सॉल्यूशन देखें और एनालाइज करें कि आपने कहां गलती की थी, और जो गलती की थी वो क्यों की थी। टेस्ट में और होमवर्क में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि मैं आपको जो सवाल होमवर्क देता हूं उसकी डायरेक्शन ऑलरेडी सेट करके दी होती है आपको, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाया होता है उसी से मिलता जुलता तो होमवर्क देता हूं, तो आपको पहले ही पता होता है कि सवाल में किस तरह से करना है। लेकिन जो टेस्ट है, पता नहीं वो क्या करना था। तो टेस्ट है असल टेस्ट आपका। वैसे तो होमवर्क भी अगर आप खुद सॉल्व करते होंगे तो वो भी एक टेस्ट ही है आपका कि आपने जो सीखा वो अप्लाई किया, लेकिन वो इसलिए इतना ज्यादा टेस्ट नहीं था क्योंकि मैंने पहले ही गाइड करके भेजा हुआ था। होमवर्क जब देता हूं तो उसी टॉपिक का होता है ना, तो आप टेस्ट को जरूर एनालाइज करिए कि जो आपने गलतियां की हैं वो क्यों गलतियां हुई, ये आपने एनालाइज करना है। अगर सीखना है, अगर पास होना है तो जरूर एनालाइज करिए। तो मैं ऐसे ही किया करूंगा कि जब ये लिस्ट पहुंच जाए मुझ तक, पता चल जाए हाँ टेस्ट हो गया, सबको पहुंच गया, फिर आपने अगर मर्जी है करना है तो अगले दिन इसको डिस्कस किया करूंगा। टेस्ट में मसले होंगे कि नहीं? हाँ, तो वो फिर मैं अगले दिन डिस्कस किया करूंगा, लेकिन ये आप पे डिपेंडेंट है। अगर आप अगले दिन सोल्यूशन नहीं देख के आए होंगे, उसमें मसले पूछने वाले नहीं होंगे, तो मेरी तरफ से हो गया। तो कल आप ये देख के आए हो, एक तो सोल्यूशन इसलिए भी देखिए कि आपकी मार्किंग में गलती है तो ठीक कराएं, वो बिल्कुल ठीक करके देगा। और दूसरा आप देखें कि कहाँ गलतियां की हैं, जहां गलतियां की हैं अपनी गलतियों को नोट डाउन किया करें। ये मैं टेस्ट के हवाले से भी बात कर रहा हूँ और होमवर्क के हवाले से भी बात कर रहा हूँ। आप जो गलतियां करें उनको लिस्ट डाउन करें, आपको पता हो आपने क्या गलती की है, और फिर उन गलतियों को टारगेट फिलिंग किया करें, उन गलतियों को चुन चुन के बेहतर करें। जैसे आपको रियलाइज होता है कि आपने सवाल सही नहीं पढ़ा था, तो सवाल में साफ साफ लिखा हुआ था, तो इसका हल ये है कि आप उंगली रख के पढ़ें, सवाल का एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड पढ़ें। अगर आपको अपनी गलती ये पता चलती है कि आप कैलकुलेशन में गलती कर गए, तो उसका हल ये है कि आप पहले ही दिन से, पहले ही लाइन से डबल चेक करने की आदत डालें। तो गलती पता चलेगी तो उसका हल करेंगे ना। तो आप अपना टेस्ट को देखा करें और एनालाइज किया करें। जो बच्चे टेस्ट को सीरियस नहीं ले रहे होते ना कि क्या फायदा क्या है इसका,
तो बेटा टेस्ट से आपने गलतियां कर करके ही सीखना है। अब वो आपकी चॉइस है कि आप टेस्ट में गलतियां कर करके सीखें या आई कैप के अटेम्प्ट दे दे के सीखें, वो आपका डिसीजन है। अगर आपने आई कैप के एग्जाम्स में ही सीखना है जाके तो ठीक है, 2000 अटेम्प्ट बाद तो हो ही जाएंगे पास, अगर नहीं तो फिर टेस्ट में गलतियां करके। तो ये आपका सोल्यूशन देख के आ रहे हैं। साथ सलीम कौन? नकीबुर रहमान, हाफिज नकीबुर रहमान, हाफिज नकीब। अच्छा नाम ना पता अपना तो 14344 नंबर नहीं है। चलो ये थे जी 17 आउट ऑफ 19, ठीक है। पार्ट बी में क्या कहा है कि सारे खर्चे पहले प्रोडक्ट वाइज बांट लें। चलें बांट लेते हैं। चाहे खर्चे डिपार्टमेंट्स में बांटने हो चाहे प्रोडक्ट्स में बांटने हो, बांटने का तरीका वही है। पहले डिपार्टमेंट में बांटते थे तो कॉलम में डिपार्टमेंट लिख लेते थे, अब प्रोडक्ट्स में बांटने हैं तो प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं। क्या क्या खर्चे हैं? रिपेयर मेंटेनेंस है, कितना है टोटल? 90,000। मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस है, किस बेस पे बांटे? मशीन आवर्स बांटे। 36,000 और 54,000। और क्या है? रेंट है, ये किस बेस पे बांटे? स्पेस की बेस पे। टोटल 60,000, 15 और 45। और क्या है? लाइट, पंखे लाइटें किस बेस पे? ये भी स्पेस की बेस पे। टोटल 40 है और 10 और 3। पावर किस बेस पे बांटे? मशीन आवर्स। टोटल कितनी है? 2 लाख 80 और 1 करोड़। और डेप्रिसिएशन ये किस बेस पे? नेट बुक वैल्यू। टोटल कितनी है? 50, 20 और 30। और बस प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में खर्चे बांट दिए, OAR पर यूनिट निकालना है। क्या करें? ए और बी में बांट दिए ओवरहेड, अब दोनों का OAR पर यूनिट निकालना है, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो इनका टोटल देखिए क्या बना? 161,000 और इधर 279। ये हमने टोटल ओवरहेड ए और बी में बांट दिए। अब जब बंट गए हैं तो फिर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो OAR पर यूनिट आ जाएगा। ये है 2000 और इसके हैं नहीं, ये 1000 है और इसके 2000, तो OAR हो गया 161 139.5। डेप्रिसिएशन मजबूरी हो तो मशीन आर्ट, वरना अगर वैल्यू दी है तो वैल्यू ने डेप्रिशिएट होना है। पता नहीं मशीन आर्ट मेथड लगना है कि नहीं लगना, लेकिन वैल्यू ने तो होना है डेप्रिशिएट। पार्ट ए और बी दोबारा सुने। पार्ट ए में ये किया कि पहले प्रोडक्ट्स को अलग अलग किए बगैर सारे ओवरहेड्स कंबाइंड रखे और कंबाइंड एक OAR पर आर निकाला, फिर उस पर आर वाले रेट को इस्तेमाल करके ए और बी में कन्वर्ट कर लिया। यानी इसमें हमने ओवरहेड ए और बी में नहीं बांटे, यहां पर पहले ओवरहेड ए और बी में बांटे, जैसे डिपार्टमेंट्स में बांटते थे, बंट गए।
अब ए और बी के टोटल ओवरहेड्स आ गए हैं, पर यूनिट करना है, यूनिट से डिवाइड करना। तो रिक्वायरमेंट का ए और बी ये भी पढ़ लें अंग्रेजी, और कल जितनी अंग्रेजी लिखवाई थी कि समझा नहीं रहा बस लिख लें, अब वो सारी अंग्रेजी पढ़ लें। पहले हमने क्या किया कि ओवरहेड सारे इकट्ठे कर दे पर मशीन, यानी ये ऐसा ही है कि हमने सारे ओवरहेड इन दोनों में मशीन आवर्स की बेसिस पे बांट दिए, तो इसलिए और रेट निकल रहा है। वहां पर हमने खर्चे डिफरेंट बेसिस पे बांटे, इसलिए और रेट निकल रहा है। हाँ, तो फिर सेम आंसर आता जी। फिर किस पे बांटे? लेकिन फैक्ट्री ऑफ क्यों है? फैक्ट्री ऑफ क्यों है? देखें, जो वर्किंग रोज के आवर्स हैं उनमें फैक्ट्री है, तो पंखे लाइटें जल रहे हैं, तो ऑफ क्यों है? जी अच्छा, जो टेस्ट देने वाले लोग हैं वाकई, उसका सादा सा असूल ये है कि पिछले टेस्ट में जहां तक टेस्ट हुआ था उससे आगे, और जो अगले टेस्ट से पहले पहले पढ़ा है वहां तक, यानी आरओएल और ये ओवरहेड पढ़ लिए ना? ओवरहेड पढ़ नहीं लिए? हाँ, तो जितना पढ़ लिया उसमें से टेस्ट। यार सवाल इतने सारे तो कर लिए आपने, पास पेपर के भी कर लिए, तो आ गया ओवरहेड, और क्या रह गया? आसान है कि मुश्किल है ओवरहेड? हाँ, तो ये आपको खुशी बस आखिरी दफा मिल रही, उसके बाद आप किसी चैप्टर में पहुंच में ये नहीं कहेंगे, बस यही आसान, और कुछ नहीं आसान आगे कौन। ये मुश्किल है, ये पास कैसे होता है? आप दुनिया में पहली नस्ल है जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, नहीं इतने लोग आए पास करके। आप क्लास में साथ साथ चलते रहें, जो पढ़ा रहा हूँ सीखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, होमवर्क दें, होमवर्क करें, टेस्ट दें, हर जाए कर जाएंगे पास। है जी, हो जाएंगे पास में, पास हो जाएंगे। नहीं तो जब हो गए तो कहना ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी जी। तो क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं बस, और क्या करना है? चले, जितना अब तक इस चैप्टर में पढ़ा, सबसे पूछ रहा हूं इसमें क्या मसाइल है वो पूछेंगे तो पता चलेगा ना। ठीक है, मैंने बता दिया ऐसे करना है, लेकिन समझ नहीं आया क्या किया, वो क्या है जो समझ नहीं आ रहा? ये तो मैंने अब सिखाया ना। अच्छा, इस सवाल से पहले जो किया है उस पर बताइए, जो होमवर्क किया है वो बताइए। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, और सवाल इसके अलावा, और सवाल बस यही, और बाकी कोई? क्या बेसिस में क्या मतलब? इनमें एतराज होता है या ये है कि ये क्या है, ये बेस क्यों कर निकाल रहे हैं? अच्छा, हाँ जी, और
आप लोगों से सीरियसली पूछ रहा हूँ, जो मसले हैं बताएं, मैं देखता हूँ कि उनका जवाब अभी देना है या अगले टॉपिक्स में आस्ता आस्ता हो जाएगा क्लियर। एक सवाल आ गया, दो सवाल आ गए, और बताएं। एक सवाल ये आया है कि जब हम ओवरहेड्स पढ़ रहे हैं, ओवरहेड तो ओवरहेड में हम डायरेक्ट मटेरियल बीच में कैलकुलेशन में क्यों ले आते हैं? बेस बनाने के लिए क्यों लाते हैं, ये है ना? हाँ ठीक है। और दूसरा सवाल ये आया है कि जो हम खर्चे बांटने की बेसिस लिखते हैं, कभी हम बेस पे बांट देते हैं, कभी हम बुक वैल्यू पे बांट देते हैं, ये फैसला कैसे हो? ये दो सवाल हैं। और ठीक है, अच्छा, और कोई सवाल? अपोर्शनमेंट क्यों कर रहे हैं, यानी डिपार्टमेंट्स में क्यों बांट रहे हैं? ठीक है, और सवाल? हाँ जी, वो एक क्लिप चला था वो रईसानी का। और सवाल? जी, स्पेशलाइजेशन मैंने कहा लिखा है? मैंने कहा था स्पेस यूटिलाइजेशन। एरिया जगह है ना, बिल्डिंग। अच्छा देखें, ये जो मैंने स्टूडेंट से सवाल पूछ रहा हूँ और चलो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, ये जवाब देना टाइम का शदीद ज़या होगा अगर इन बातों को ना आप सवाल को सुने ना जवाब को सुने, क्योंकि जिन दो चार लोगों ने सवाल पूछा है हो सकता है कि और भी 15 लोगों को मसला जो पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे। और ये जो अवाम यहाँ बैठी हुई है, इतने अवाम में सवाल पूछने के लिए आवाज गले से निकालना ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। और वो भी अगर एक लड़की सवाल पूछती है, ये और मुश्किल काम। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो इस बच्चे ने सवाल पूछा है, हो सकता है कि वो बाकी लोगों को, क्योंकि जो सवाल पूछा है ना, ये मुझे अंदाजा है कि ये कंफ्यूजन होंगी। ये मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि पुलिस क्लास से बात हुई भी थी कि हम डायरेक्ट लेबर को बेच ले रहे हैं, तो क्या मतलब है कि लेबर में से इतने ओवरहेड्स हैं। मैंने इस पर पहले बात की थी, मुझे अंदाजा है कि इस पर कंफ्यूजन है। फिर ये वाला सवाल के कैसे पहचाने कि कौन सी बेस रखनी है, ये बेटा फायदा मुझे तब है इस पे मजीद डिस्कस करने का अगर आप लोगों को बाकी भी मसले हैं और आप इसको सुनना भी चाह रहे हैं। अगर ये चीज बस मजाक में गुजार देनी है तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक सवाल ये पहुंचा है कि हम यहाँ पर ये मटेरियल वगैरह क्यों लिख रहे होते हैं, हम तो ओवरहेड्स पढ़ रहे हैं। एक सवाल ये पहुंचा है कि हम एलोकेशन की बेसिस का फैसला कैसे करें, दो लोगों ने ये सवाल पूछा है। और कोई साहब मुझे हम ये अपोर्शनमेंट क्यों कर रहे हैं, हम ये डिपार्टमेंटलाइजेशन कर ही क्यों रहे हैं? और कोई सवाल? ये जो अभी किया है, ये प्रोडक्ट में बांटना है कि इसका तो जवाब अभी आगे है, मैंने भी केस 3 पढ़ाना है, वो जवाब इसका है। और सवाल? हाँ जी, और कोई सवाल? नो कमेंट। पहले आते हैं इस पे कि ये जो बेसिस हैं, जो बेसिस यहाँ मैंने लिखी है, हम जब कोई चीज बांटते हैं तो किसी ना किसी बुनियाद पे बांटते हैं। जैसे अगर
अगर बच्चों में कोई खाने की चीज बांटी जा रही है या ईदी बांटी जा रही है, तो उसमें फिर अगर बहुत सारे बच्चे हैं या और कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें और बहुत सारे बच्चे आए हैं, अगर कोई बड़ा कोई ऐसा पैसे बांटने की कहता है जिन बच्चों को हमने पैसे बांटने हैं, तो वो कोई ना कोई तो लिमिट लगाएंगे, यानी कुछ तो लिमिट लगेगी कि कितने साल के कम उम्र तक का बच्चा, वरना मैं वैसे तो मैं भी अपने पापा का बच्चा ही हूं, लेकिन कुछ तो एज लिमिट रखनी पड़ेगी ना। अब अगर वो रखें कि हमने जो बच्चों को पैसे बांटने हैं वो उनकी एज की बेस पे बांटने हैं, उनकी एज की बेस पे बांटने हैं, कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हमने इतने पैसे देने हैं, या चलो ये मिसाल अजीब लग रही है, इसको आ जाते हैं किसी रेस्टोरेंट पे या इस तरह की किसी जगह पे जहां पर टिकट्स हैं या रेट्स हैं और उनमें भी एज के एतबार से रेट लिस्ट लगी हुई है कि बिलो 5 इयर्स है तो ये रेट है, 5 से 12 है तो ये रेट है, अबव 12 ये रेट है, ऐसे कर लेते हैं। अब जो उन्होंने अपने खर्चे बांटने हैं और वो एज की बेस पे बांटने हैं, तो इसका मतलब वो जो एज है वो भी एक खर्चा है। हम जब एज की बेस पे को खर्चा बांट रहे हैं तो इसका मतलब हम एज को खर्चा कह रहे हैं? नहीं। अगर हमने कोई चीज, चले आप इस वक्त यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, अगर कोई ऐसा कोई किताब, कोई तोहफा, कुछ चीज जो बांटनी हो और वो इस बेस पे बांटनी हो, चले कोई बुक्स बांटनी है और वो इस बेस पे बांटनी है कि जो पंजाब से बाहर के हैं उनको बांटनी है, तो अब ये बुक्स बांटने की बेस क्या हो गई कि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। तो इसका मतलब मैं जब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को बेस ले रहा हूं बुक्स बांटने के लिए, तो मैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को बुक्स कह रहा हूं? नहीं। तो जो हम बांट रहे हैं वो ओवरहेड्स ही हैं, उन ओवरहेड्स को किस हिसाब से बांटना है वो कुछ भी हो सकता है, कभी वो नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं। तो अगर हम कोई खर्चा नंबर ऑफ पर्सन, जैसे वो कल परसों सवाल था जिसमें लिखा हुआ था कि कैंटीन का खर्चा बांटा जाता है, कितने लोग कैंटीन से खाना खाते हैं, आदों की जरूरत पड़ी नहीं थी क्योंकि सवाल में परसेंटेजेस दी हुई थी। अगर ना दी होती, हर डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताए होते, तो उनके नंबर की रेशियो में बांटते हैं ना, तो हम नंबर ऑफ लोगों की रेशियो में बांट रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं वो लोग ओवरहेड्स हैं? नहीं। तो हम जो बेस इस्तेमाल कर रहे हैं खर्चे बांटने की, वो बेस इस्तेमाल हो रही है, वो बेस ओवरहेड नहीं है, जो बांट रहे हैं वो ओवरहेड्स हैं। हमने रेट निकाल लिया, हमने रेट ये निकाल लिया, जैसे चले इधर आते हैं, ये 88 रुपए निकला, ये 88 रुपए की क्या इंटरप्रिटेशन है कि जब मशीन 1 घंटा वर्क करेगी तो 88 रुपए के ओवरहेड होंगे। हमने क्या किया कि उस फैक्ट्री के सारे खर्चों को मशीन के चलने से लिंक कर दिया, जैसे लाइट का खर्चा है, पंखे का खर्चा है, एसी का खर्चा है। अगर कॉलेज वाले ये अंदाजा लगाएं कि इन सारे खर्चों का ताल्लुक है कि क्लासें कितनी देर चलती हैं, कि क्लासेस कितनी देर तक चलती हैं, तो क्लासें फिर खर्चा है? नहीं, वो तो एक बेस है। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर क्लास 1 घंटा चल रही है ना, क्लास 1 घंटा अगर चल रही है तो हमें 800 रुपए कॉस्ट करेगा। ये अगर कॉलेज वालों ने 800 रुपए निकाला कि अगर क्लास 1 घंटा चल रही है तो हमें 800 रुपए कॉस्ट करता होगा, तो क्लास कॉस्ट है? नहीं, वैसे तो क्लास कॉस्ट ही है, लेकिन इसका मतलब क्लास वो खर्चा है? नहीं। ये ताल्लुक बनाया क्यों? ये क्यों बनाया कि 1 घंटा क्लास चलेगी तो 800 रुपए खर्च होंगे? ये ताल्लुक बनाया ही क्यों? ऊपर से जा रहा है, मैं बेकार बातें कर रहा हूं। ये ताल्लुक बनाया ही क्यों कि 1 घंटा मशीन चलेगी तो 88 रुपए के ओवरहेड्स आएंगे? ये ताल्लुक बनाया इसलिए कि हम आइंदा कैलकुलेशंस कर सकें कि अगर 2000 घंटे चलेगी तो क्या होगा, 2000 इंटू 88। 10,000 घंटे चलेगी तो क्या होगा, 10,000 इंटू 88। किसी चीज का रेट निकाला ही क्यों जाता है? टोटल करने के लिए ना। अगर कॉलेज ने यह एस्टीमेट लगाया है कि क्लास अगर 1 घंटा चलेगी तो चलो 800 तो बहुत थोड़ा हो गया था, अगर क्लास 1 घंटा चलेगी तो 9,000 रुपए खर्च हुआ करेंगे। अब कॉलेज ने ये फैसला, ये कैलकुलेशन इसलिए की कि अब अगर वो कोई नया सेशन शुरू करने वाले हैं और उसमें वो अंदाजा लगाते हैं कि नए सेशन में 150 घंटे तो क्लास चलनी है, 150 घंटे क्लास चलनी है, इसका मतलब 150 इंटू 9,000 ये खर्चा आना है।
तो हमने फीसें इतनी रखनी है या कम से कम एडमिशन इतने करने हैं कि ये खर्चा पूरा हो जाए। तो ये फायदा था ना निकालने का कि 1 घंटा कितना कॉस्ट करता है। तो ये इसलिए निकाला क्योंकि 1 घंटा कॉस्ट है, खर्चा है। नहीं, हमने क्लास के 1 घंटे से रिलेट कर लिया ताकि पता चल जाए कि आइंदा जब क्लासेस होंगी तो कितने घंटे की होंगी तो कितना खर्चा आएगा। 150 घंटे की होंगी, इसका मतलब 150 इंटू 9,000 खर्चा आएगा। तो हमने उस खर्चे को किसी चीज के साथ लिंक कर दिया, किसी चीज के साथ जोड़ दिया। अब वो किस चीज के साथ जोड़ना है, जो भी मुनासिब बनता है। अगर यहां पर कॉलेज के खर्चों के लिए वो कौन सी बेस्ट एक्टिविटी बनती है जिसके साथ खर्चे जोड़े जा सके, क्लास। तो कॉलेज ने खर्चे निकाले होंगे पर क्लासरूम आवर। कोई ऐसा बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, बसें चलती हैं, उनकी एक्टिविटी बसों का चलना है, तो उनको अपनी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट पर किलोमीटर या कॉस्ट पर सीट, जो भी है, या कॉस्ट पर बस, कुछ भी, जिससे उनके खर्चे रिलेट हो सकें, ताकि आइंदा जब करना हो कि अच्छा बस अगर चलनी, अगर हमने यहां से लेना है रूट इस्लामाबाद का, कंपनी एक नई बस चलाना चाह रही है और उन्होंने क्या किया, अपने सारे खर्चे पर किलोमीटर निकाले हुए हैं। क्यों निकाले हैं पर किलोमीटर? ताकि आइंदा जब भी कोई नया रूट लॉन्च करना हो तो उसके टिकट का फैसला कर सकें। अगर उन्होंने ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि बस 1 किलोमीटर चलेगी तो हमारे ओवरहेड्स 300 खर्च हुआ करेंगे, तो वो जो किलोमीटर है वो ओवरहेड्स है नहीं, किलोमीटर के साथ सिर्फ ओवरहेड्स को लिंक किया है, ताकि आइंदा जब ये डिसाइड करना हो कि इस्लामाबाद का रूट लॉन्च करना है, इस्लामाबाद के लिए 300 किलोमीटर का फासला है, तो 300 इंटू जो हमने रेट रखा हो, ताकि पता चल जाए कि हमें एक टूर कितना कॉस्ट करेगा, ताकि फिर फैसला करें कि एक सवारी से कितने पैसे लेते हैं। तो ये बिजनेस ने डिसीजन करने के लिए ये रेट कैलकुलेट किए होते हैं। भी कर सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है, जैसे बल्कि कुछ तो कंपोजिट यूनिट्स भी होते हैं, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, यानी एक पैसेंजर हो और बस 1 किलोमीटर चले तो कितना खर्चा है। जिस तरह ये जो होटल्स होते हैं जहां लोग रह रहे होते हैं, तो वो भी अपना जो खर्चा डिसाइड करते होंगे वो करते होंगे पर रूम पर डे, कंपोजिट हो गया, तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। लेकिन अभी ये सब कहूंगा तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये बिजनेस टू बिजनेस में वेरी करेगा। ठीक, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ये मैनेजमेंट ने देखना है कि वो क्या बेस रखे, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। आप बस ये समझें कि बेस क्यों रखी जा रही है, रेट क्यों निकाला जा रहा है। तो हम रेट जिस बेस पे निकाल रहे हैं, और अगर वो बेस हमने मशीन आर रखी है तो इसका मतलब हम कह रहे हैं मशीन आर ओवरहेड है नहीं। और अगर हम ये कह देते हैं, बात तो ताल्लुक निकालने की है ना, अगर हम ये कह देते हैं कि हम जितना मटेरियल खरीदा करेंगे हमारे खर्चे उस मटेरियल के साथ ज्यादा लिंक हैं, हो सकता है किसी को कमीशन देना होता हो सकता है इंश्योरेंस करानी पड़ती हो जो मटेरियल के साथ लिंक्ड हो सकता है जो हमारे एम्प्लॉइज हैं जितना महंगा मटेरियल स्टोर करते होंगे उनकी तनख्वाहें उतनी ज्यादा करनी पड़ती होंगी, क्या पता कुछ ऐसा निजाम हो। तो अब हमें लग रहा है कि फैक्ट्री के जितने ओवरहेड्स हैं वो मटेरियल के साथ लिंक है। ठीक है, अगर कोई क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने फैसला करना है कि हमने टीम टूर पे भेजनी है, ये मैं जब किसी एक स्टूडेंट का सवाल तब तक पहुंचा रहा होता ना, तो वो मैं ये भी कर सकता हूं कि स्टूडेंट को कहूं बेटा क्लास के बाद मुझसे पूछना, मैं ये भी कर सकता हूं। मुझे अंदाजा है कि क्लास का टाइम बहुत कीमती होता है, लेकिन जो चीज मैं समझता हूँ जरूरी सबको जानना बेटा वही डिस्कस करता हूँ क्लास में। तो जब कोई मसला डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरी बात सुना करें। तो मैं भूल गया मैं क्या बात कर रहा हूँ। हाँ जी, उन्होंने क्रिकेट टीम भेजनी है और ये फैसला करना है कि हमें इस टूर पे कितना खर्चा होगा, और टूर का खर्चा यानी कितने ऑफिशियल्स जाएंगे, ये डिपेंडेंट है कि कितने खिलाड़ी जा रहे हैं। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स में, खिलाड़ी तो वो हैं जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, ऑफिशियल्स में आगे फिर उनके कोचेस हैं और मैनेजर्स हैं और सपोर्ट स्टाफ है, मेडिकल का स्टाफ है, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो ये सारे सपोर्ट स्टाफ है। तो जितने खिलाड़ी जाएंगे उस हिसाब से ऑफिशियल भेजने पड़ेंगे। तो बोर्ड अगर ये कैलकुलेट करके रख ले कि हम अगर एक टूर पे एक खिलाड़ी भेजते हैं तो हमें एक खिलाड़ी पर खिलाड़ी बेस पे हमें 3 लाख का खर्चा करना पड़ता है।
ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं। तो जितने ये रेट क्यों निकाला, ताकि पता चले कि आइंदा हमने कितने खिलाड़ी भेजने हैं तो कितना खर्चा होगा। अच्छा, खर्चा हम कैलकुलेट किनका कर रहे हैं, इसका ऑफिशियल्स का। रिलेट किससे कर रहे हैं, खिलाड़ियों से। तो खर्चा कैलकुलेट ऑफिशियल्स का हो रहा है, लेकिन रिलेट कर रहे हैं खिलाड़ी से, तो इसका मतलब हमने खिलाड़ी को ऑफिशियल कह दिया? नहीं, बस सिर्फ लिंक किया है ताकि आइंदा कैलकुलेशन में आसानी। तो अगर हमने ओवरहेड्स का रेट निकाला है ना, यहां पर फार्मूला लिखा हुआ है, टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये फार्मूला बताया था, आंसर आ गया 40%। अब इसकी क्या इंटरप्रिटेशन, कि हम जब भी जितना भी मटेरियल खरीदा करेंगे उसके 40% के बराबर ओवरहेड भी हुआ करेंगे। क्या इसका यह मतलब है कि आइंदा जब हम 100 रुपए का मटेरियल खरीदेंगे तो 100 रुपए में 40 रुपए ओवरहेड हुआ करेंगे? नहीं, हमने सिर्फ लिंक बनाया है। अगर किसी ने जाना है किसी दूसरे शहर से तो उसको कहा जाएगा जी वो गाड़ी है वो जा रही है दूसरे शहर, आप जुड़ जाएंगे उस गाड़ी से जाके। तो वो गाड़ी इंसान थोड़ी है, बस आप किसी एक्टिविटी के साथ अटैच हो गए ताकि जब वो एक्टिविटी मूव करे तो साथ आप भी मूव करें। तो हमने अगर ये कैलकुलेट कर लिया कि OAR 40% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, तो हमारे ये कहने का मतलब है कि आइंदा जब भी हम मटेरियल पे खर्चा किया करेंगे उसके साथ उसकी सपोर्ट पे 40 रुपए ओवरहेड्स भी खर्च हुआ करेंगे। तो ये हमने ओवरहेड्स को सिर्फ मटेरियल से जोड़ा है, मटेरियल को ओवरहेड नहीं कह दिया। नहीं, इससे रिलेटेड और सवाल, वो बात समझ आई, कोई बेहतरी हुई या मेरा टाइम ज़ाया किया है? बेहतरी हो गई, समझ आ गया। अगला मसला कि ये कैसे फैसला करें कि कौन सी बेस रखें, ये तो बेटा आपको प्रैक्टिस से ही आइडिया होगा। ये जब आप वही सवालों को बार बार करेंगे ना, अभी देखें क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो मुझे तो जो लाइट है उसका रिलेशन एरिया से नजर आ रहा है। आप क्योंकि पहली दफा पढ़ रहे हैं आपको नजर नहीं आ रहा। जब आप उन सवालों को बार बार करेंगे, जब आप किसी चीज को गौर से देखेंगे तो रिलेशन नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो प्रैक्टिस से ही हल होगा। अगर आपका ये एतराज है ना कि जो बेसिस आप लिखते हैं हमें उनसे इख्तलाफ है, नहीं ये नहीं होना बनता, फिर आप जरूर बात करें। अगर आपकी ये परेशानी है कि सर आपको पता चल गया हमें नहीं पता चल रहा था, तो आपको प्रैक्टिस से पता चलना शुरू हो जाएगा। अभी ज्यादा जरूरी ये है कि जो मैं बेसिस बताता हूं आप उस पर मान लें कि हाँ वाकई ये है, ये कन्विंस्ड हो आप। मानने से मेरे मुराद है कन्विंस्ड हो। अगर इख्तलाफ है तो जरूर बोला करें, जरूर पूछा करें, ठीक है। इसी से कनेक्टेड अगली बात कि एक से ज्यादा बेसिस ठीक लग रही होती हैं, तो इसका जवाब वही है जो MCQ का जवाब, जो उनमें से सबसे ज्यादा बेहतर है। वरना तो आपको सारे सवाल ठीक लग रहे होंगे, तो जो उनमें से बेस्ट है वो। जो किलोवाट आ रहे हैं ना, ये हैवी बिजली का मेजरमेंट है, ये मशीनों की बिजली है। जो पंखे लाइटें हैं वो तो 200-250 वोल्ट होते हैं, तो वो ये किलोवाट नहीं होते। तो इसलिए जो पंखे लाइटें हैं उनके लिए तो बेस्ट है। अच्छा, आपको एक सवाल में ये भी जब करेंगे आगे, हो सकता है किसी सवाल में ये भी आए कि बताया हो कि कितने नंबर ऑफ पंखे लाइटें लगे हैं हर डिपार्टमेंट में। अब भी एरिया पे बांटे, क्यों? अब ज्यादा बेहतर बेस पता चल गई है। हम एरिया की बेस पे क्यों बांटते थे? क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा जगह होगी उतनी ज्यादा लाइटें लगी होंगी, लेकिन अगर बता दिया कि कितनी लाइटें लगी हैं तो फिर वो ज्यादा बेहतर बेस है। तो हमने अवेलेबल में से बेस्ट लेना होता है। और क्या था? स्पेस यूटिलाइजेशन, जो बिल्डिंग है, हो गया जवाब। और क्या था? हाँ, डिपार्टमेंटाइजेशन। अगर एक घर के जो महीने का खर्चा है 50,000 है और उस घर के जो डिसीजन मेकर हैं अम्मा अब्बा, वो ये फैसला करते हैं कि ये ज्यादा है, इसको कम करना है,
क्या कम करें, कैसे कर पाएंगे वो कम? उनको पता होगा कि 50 कहां कहां खर्च हो रहा है तो कम करेंगे ना, और जिस पे खर्च हो रहा है वो कितना जरूरी है तो ही कम करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट में ये जानना जरूरी होता है कि डिटेल क्या है। अगर सिर्फ ये कहा जाए कि हम इस पूरी फैक्ट्री के जो 4 डिपार्टमेंट से गुजार के प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट हमें 95 रुपए कॉस्ट करता है, ठीक है 95 कॉस्ट करता है, लेकिन उस 95 को कम करने की कोशिश भी तो करनी है। तो वो तभी पता चलेगा जब उस 95 का ब्रेकअप पता चलेगा। तो इसलिए हम बांटते हैं, फिर उसको मजीद एफर्ट करते रहते हैं कि डिपार्टमेंट बी में 60 रुपए लगते हैं, बाकियों में मिला के 35 लगते हैं। फिर डिपार्टमेंट बी को और गौर से देखते हैं कि इसमें क्या हम कुछ अल्टरनेटिव कर सकते हैं, क्या कोई लेबर बदल के देख लें, कोई मटेरियल बदल के देख लें। ये मैं ऊंची बातें कर रहा हूँ। ये फिर और ऊंची बातें हैं कि हम सप्लायर चेंज करके देख लें, बल्क डिस्काउंट लेके देख लें, लेबर परमानेंट हायर करके देख लें, टेम्परेरी करके देख लें। तो ये तब कर पाएंगे जब हमें पता होगी डिटेल। इसलिए जिस हद तक तोड़ सकते हो उस तक तोड़ते हैं, प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज। और सवाल? चले आगे। ये जो कल अंग्रेजी लिखवाई थी ये सारा उसका जवाब दिया है, और अब आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो शायद समझ आ जाए। केस 3, एक्स वाई जी आ जाएगा, 3 इक्वेशन बन जाएंगे। अच्छा, ऐसा वैसे हुआ नहीं है टेस्ट, लेकिन कोई बच्चे ने सवाल पूछा, बता रहा हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, अगर 3 एसडीज हो गए तो एक्स वाई जी हो जाएगा, फिर एक्स वाई जी हो जाएगा, फिर 3 इक्वेशन बन जाएंगे। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। इसमें कुछ खास अंग्रेजी मेरे पास नहीं है लिखवाने को, मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ डायग्राम ही बना के दिखाता हूँ, एक सवाल करा देता हूँ, फिर उस पर जो अंग्रेजी लिखनी है, उर्दू लिखनी है, पश्तो पंजाबी लिख लेना। हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं पीडीज भी और एसडीज भी। तो अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हों तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्री के सारे खर्चे इन डिपार्टमेंट्स में बांटते हैं, और वो भी 2 स्टेजेस पे। एक पहले हम प्राइमरी अपोर्शनमेंट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ ले आते हैं, और फिर उसका एंड रिजल्ट ये निकला है कि यहाँ आ जाता है, ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक चूंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट है तो यहाँ तक तो वही है जो सीखा है केस 1 में। अब इधर आते हैं, अब ये केस 2 के 3 सवाल बन गए। केस 2 यहां से आगे था, तो अब यहां से आगे केस 2 के 3 सवाल बनते हैं।
तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, ये वो है जो अभी केस 2 में सीखा है। सवाल लिखिए। टोटल बजटेड ओवरहेड, टोटल बजटेड ओवरहेड आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चनमेंट, टोटल बजटेड ओवरहेड आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चनमेंट। ये चार हैं, P1, P2, S1, S2। PD1, PD2, SD1, SD2 और अमाउंट लिखें 80,000, 100,000, 40,000 और 30,000। ये प्राइमरी अपॉर्चनमेंट का रिजल्ट है। इसके बाद लिखिए SDs प्रोवाइड सपोर्ट अमाउंट्स। PD1 की है 80,000, PD2 की है 100,000